नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आपके साथ हैं पूरे भारतवर्ष के दिग्गज शिक्षकों का एक समूह जो कि आप लोगों की दिशा विशेष रूप से उस परीक्षा के लिए जिसके बारे में अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन जब आपको देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों का अनुभव प्राप्त होगा कि कैसा हो सकता है आपका सीईटी का एग्जामिनेशन, तो डेफिनेटली आपको तैयारी करने की एक दिशा प्राप्त हो जाएगी। उसी विशेष रूप से बात को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी लाया है आपके सामने सीईटी में संभावित सभी एग्जामिनेशन सिलेबस को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे टीचरों का समूह जो कि आपको दिशा देगा, आपको बताएगा कि कैसे आप तैयारी अपनी अभी से शुरू कर दें वर्ष 2021 में आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो चलिए साथियों, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं अपने सभी साथी शिक्षकों के साथ में, जिनके साथ में आज वाईफाई स्टडी पर मिलने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आप लोगों तक ये सभी अपनी बातें पहुंचाएंगे। इसलिए मैं सबसे पहले निमंत्रित कर रहा हूं पवन राव सर को। वो बताएंगे कि क्या होने वाला है इस समय, सीईटी के बारे में उनके मन में क्या विचार है, क्या एसएससी का एग्जाम, रेलवे का एग्जाम, बैंकिंग का एग्जाम ये सब मर्ज हो जाएंगे। कुछ ऐसे बुनियादी सवालों से हम शुरुआत करते हैं और आप सभी गुरुजनों की राय जानने की शुरुआत करते हैं। आप हैं पवन राव सर, जो कि काफी मैथ के अंदर काफी विख्यात शिक्षक हैं। शुरू करते हैं पवन राव सर से। जी सर, बताएं। कैसा आप लोग सब? एकदम बढ़िया। मैं आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहता हूँ, ये जो सीईटी है और बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं कि सर ये कब से शुरू होगा, क्या है क्या नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में, जैसे सर ने आपको बताया, अंकित सर ने, कि सभी जो जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के एक्सपर्ट यहाँ पर हैं। मैं बात करने वाला हूँ आपके पास ओनली और ओनली मैथ्स के लिए। मैथ्स के लिए अपने पास दूसरे सर, दूसरे दिग्गज अभिनय सर भी हैं। और लेकिन मैं भी थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ शुरुआत में। जो इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अपने बनाई है, इसमें जो एक टेस्ट लेने वाला है सीईटी, जब हम लोगों ने सबसे पहले देखा था, हमने शुरुआत की थी 2009, 10, 8 में, जब हमने एग्जाम देने शुरू किए थे और सबसे पहले 2010 अप्रैल में पढ़ाना शुरू किया था। तो आपको मतलब उस टाइम का किसी भी स्टूडेंट को पता नहीं रहता है कि उस टाइम हर संडे को एग्जाम होता था। कभी पीएनबी ले रहा है, कभी एसबी ले रहा है, कभी कोई दूसरा बैंक ले रहा है, कभी तीसरा बैंक ले रहा है। तो सबसे पहले सभी बैंक ने मिलकर आईबीपीएस को बोला कि यार आप हमारे जो एग्जाम तो ले ही रहे हो, क्यों ना इनको एक साथ ही ले लिए जाए। तो सबसे पहले शुरुआत जो हुई थी, बैंकिंग की शुरुआत हुई थी, सारे के सारे जो बैंक थे वो मिलकर एक जगह आ गए थे। उसके बाद हम लोगों को भी लगता था, सभी लोगों को, क्यों ना यार ये एसएससी जो भी अपने पास मेन कम से कम 8 या 10 एग्जाम तो एसएससी लेता है, आईबीपीएस भी मेन एग्जाम जो है 10 या 11 एग्जाम पूरे साल में लेता है, ऐसे ही आरआरबी भी काफी सारे एग्जाम्स लेता है। तो क्यों ना इनको मिलाकर एक कर दिया जाए। और ये इंडियन गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पहल है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि काफी जगह आप लोगों को सुनने को मिलता होगा कि इसमें अपने पास इंग्लिश नहीं आती, इसमें अपने पास ये वाला सब्जेक्ट नहीं आता है। लेकिन अगर मैं ओनली मैथ्स की बात करूं, तो अगर हम लोग बैंकिंग की बात करें या एसएससी की बात करें, जैसे एसएससी और बैंक के सिलेबस में कितना डिफरेंस है। अगर हम लोग बात करें परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये 3 टॉपिक है। सर थोड़ा वॉइस बढ़ा दीजिए आप अपना, मतलब बच्चों की तरफ से डिमांड है थोड़ी आवाज तेज करने की। ठीक है सर, मैं थोड़ा नजदीक आ जाता हूँ इसके और जी थोड़ा सा जोर से बोलने की कोशिश करता हूँ। जी जी। तो मैंने आपको बताया कि जैसे बैंक में आता है परमुटेशन है, कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी है, या अपने पास से और एक दो टॉपिक और हैं जो एक्स्ट्रा आते हैं। या एसएससी की अगर बात करें कि एडवांस मैथ्स, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा है, ये इस लेवल के बैंकिंग में नहीं आते हैं। मैंने शुरुआत के जो, अगर हम लोग बात करें कि 1.5 साल के लगभग शुरुआत में मैंने बैंकिंग पढ़ाया है। उसके बाद मैं अभी पढ़ा रहा हूँ रेलवे और एसएससी के एग्जाम्स को। तो मुझे इसका कंप्लीट सिलेबस के बारे में कि कौन से एग्जाम में क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं प्रत्येक स्टूडेंट को यही बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आप लोग जैसे किसी भी मैथ्स की अगर मैं बात करूं, किसी भी एक टॉपिक को अगर उठाएं, हम लोग टाइम एंड वर्क को उठाएं, तो टाइम एंड वर्क आप लोगों को उस लेवल का पढ़ना है कि मेंस में भी अगर आ जाए। टाइम एंड वर्क अगर पढ़ना है तो इतना बेसिक से पढ़ो, चाहे बैंक में आए, चाहे एसएससी में आए, चाहे रेलवे में आए। और तीनों एग्जाम हमें पता है कि अब सीईटी के थ्रू होने वाले, प्री के एग्जाम्स सीईटी के थ्रू होने हैं, मेंस के वापस इनके अलग अलग एग्जाम होंगे। तो आपको इस टाइप से तैयारी करनी है कि आपको मेंस में भी वो चैप्टर वापस नहीं पढ़ना पड़े, जिससे आपका प्री का सीईटी का स्कोर तो अच्छा होगा ही होगा और मेंस में भी आप लोगों को तैयारी करने में बहुत सारा फायदा मिलेगा। बहुत सही तो सर, ये बहुत सही। सीईटी के लिए।
तो सर मैं आपकी बात को अगर कंक्लूड करूं तो आप कहना ये चाह रहे हो कि एग्जाम चाहे कोई सा भी आ जाए, बैंकिंग आए, रेलवे आए, एसएससी आए, आपको तो तैयारी इस लेवल की करनी है कि पेपर चाहे जी मेंस सर। लेवल का हो चाहे प्रीलिम्स लेवल का हो, सब एक ही बार में एक ही गोल में सेट हो जाए। बिल्कुल ठीक। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं सर कि आप उस पूरे कार्यक्रम को अपने सीईटी वाला जो ब्रह्मास्त्र आप छोड़ने वाले हैं आज, उसमें आप अपनी चीजें समराइज करके उपलब्ध करा ही देंगे सर। जी सर। चलिए सर, बहुत ही बढ़िया सर। अब हम चलते हैं अभिनय सर के पास में। तो सर अभिनय सर बताएं, आपके पास में पवन राव सर से मिलती जुलती कौन सी बातें हैं और कौन सा ऐसा आइडिया है जो सर ने डिस्कस नहीं किया और वो आप करने वाले हैं? सीईटी के बारे में आपका मन कैसे, क्या विचार कर रहा है सर? सर मैं एक बात ये कहूंगा कि कोई भी चीज होती है, जैसे आज आप देख रहे होंगे कि पहले लखनऊ जाने के 17 रास्ते होते थे और फिर भी हम देर से लखनऊ पहुंच पाते थे। आज एक एक्सप्रेस वे बन गया जो कि बहुत क्लियर है और सीधा लखनऊ तक जाता है। तो यानी कि जब बहुत सारे रास्तों को समेट के एक रास्ता बनाया जाता है तो वो ज्यादा क्लियर है। तो वही एक तरीके से सीईटी है। और जब भी हम कोई नई चीज लेके आते हैं, अपडेशन, जैसे आप एजुकेशन पॉलिसी अपडेट हुई, हर चीज में अपडेशन बहुत जरूरी है। अभी मैं ये देखता था, जैसे सर ने अपने टाइम की बात की थी, तो मैं भी अपने टाइम में देखता था कि कितनी फॉर्म हम बस इसलिए नहीं भर पाते थे क्योंकि सारे फॉर्म फीस का जुगाड़ नहीं हो पाता था। ये सोचते थे यार 3 इस बार भर देते हैं, और आज भी बच्चे ऐसा सोचते हैं कि यार 1000 रुपए का फॉर्म है, नहीं भरेंगे। तो एक तो सबसे पहले बच्चों के दिमाग में ये क्लियर हो गया कि अब मुझे बार बार फॉर्म, कई बार तो पता भी नहीं चल पाता, बहुत बच्चे गाँव में रहते हैं, उन तक हर फॉर्म की खबर नहीं पहुंच पाती। तो सीईटी एक बहुत अच्छा आइडिया है कि हम एक कंबाइंड एग्जाम लें। तो मैं इसको पूरी तरीके से सपोर्ट करता हूँ कि एक बहुत ठीक है। और गणित में देखिए कुछ नहीं बदलेगा, जैसे सर ने कहा। अब जैसे प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन की बात सर ने कही, तो एक एक दो दो सवाल तो एसएससी भी कभी कभी पूछता रहा। तो गणित का सिलेबस एक फिक्स है और वो हर एग्जाम में टाइम एंड एक ऐसा टॉपिक है, आज तक कोई एग्जाम नहीं हुआ जिसमें सवाल आया हो। तो गणित एक ऐसा है कि वो बदलने वाला नहीं है, थोड़ा बहुत पैटर्न ऊपर नीचे होता रहेगा। आज अगर एसएससी की कट ऑफ इतनी बढ़ गई है, आप देख रहे हैं कि 90% वाले को भी मन माफिक पोस्ट नहीं मिल रही। तो ये गलत है कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 90% तक स्कोर कर जाए बच्चा। तो ये मुझे लगता है कि एसएससी की विफलता है, गवर्नमेंट की विफलता है कि 90% पे जाके सिलेक्शन हो रहा है, 70% कट ऑफ जा रही है। इसका मतलब कि आपको पेपर लेने का तरीका नहीं आता। आप अगर एबीसीडी पूछ के ये डिसाइड करेंगे कि किसका सिलेक्शन लेना है और किसका नहीं, तो फिर सारे ही बच्चे आ जाएंगे। जैसे कि पोस्ट ऑफिस के एक बार एग्जाम में हुआ भी था कि 3000 बच्चों के 100 नंबर आ गए। तो अच्छे कंपटीशन को बनाने के लिए, हेल्थी कंपटीशन को बनाने के लिए बदलाव जरूरी है और लेवल को चेंज करना जरूरी है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपकी राय साझा करने के लिए। एक सवाल सर मेरा संदीप सर के साथ में है। संदीप सर एक बात बताइए कि वर्तमान टाइम में ऐसा देखा जा रहा है और एग्जामिनेशंस को लेकर के दिमाग में बच्चों के सबसे ज्यादा भ्रम इंग्लिश को लेकर के है। जैसे रेलवे वगैरह के एग्जाम की अगर आप बात करें तो ऐसा देखा जाता है कि रेलवे के एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं इंग्लिश बच्चों की बहुत पुअर होती भी है तो भी काम चल जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग इंग्लिश चाहिए कि भाई रेलवे के एग्जाम में क्रैक करना है तो इंग्लिश चाहिए, लेकिन वहीं बैंकिंग की जब तैयारी की बात आती है तो इंग्लिश बहुत साउंड चाहिए होती है। एक परसेप्शन भी है और वास्तविकता भी है। और एसएससी के अंदर विचार होता है कि लगभग मतलब मध्यम बीच का काम हो जाएगा, चल जाएगा। सीईटी जैसा कोई एग्जाम अगर आ गया तो आपको नहीं लगता सर कि रेलवे वालों के लिए एक बहुत बड़ी दुविधा हो जाएगी और इसकी वजह से बैंकिंग वालों को कहीं एज मिल जाएगा? और आपके पास ऐसा क्या आइडिया है जिससे कि इन लोगों को एक साथ इकट्ठा करके और आप अपने ब्रह्मास्त्र के थ्रू सबको एक ही पिच पर ले आएंगे? बताएं सर। बिल्कुल बहुत ही सही सर आपने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती है कि क्या अब इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा जी। जिस एग्जाम में इंग्लिश नहीं आया करती थी बच्चों की, ये सबसे ज्यादा उन बच्चों को डर लग रहा है कि यार अभी तक तो इंग्लिश वीक होने की वजह से ही तो इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, इंग्लिश ना पढ़ना पड़े और फिर से इंग्लिश अब पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक सिंपल सा बच्चों को कहना चाहूंगा कि जो सीईटी का एग्जाम होगा, जो भी अगले ईयर से लागू होने वाला है, उसके बारे में आगे लोग बात करेंगे। इसमें आपका जो पेपर सेट किया जाएगा, प्रेशर का पेपर एक प्रकार से कह सकते हैं, जो कॉमन टेस्ट होगा, उसमें इंग्लिश का लेवल ऐसा बिल्कुल नहीं होगा जैसा एट प्रेजेंट आप एसएससी में या बैंकिंग में देते हैं। इंग्लिश का लेवल ऐसा होगा जो एक हर प्रकार का बच्चा कर सकता है। मतलब एक प्रकार से मान के चले कि 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड लेवल की इंग्लिश हो। इसीलिए तो सबसे पहले इसमें ये रखा गया है कि आप सीईटी क्वालिफाई कर लीजिए, फिर अपना फील्ड चूज कीजिए कि आपको एसएससी में जाना है कि रेलवे में जाना है कि आपको बैंकिंग में जाना है। फिर वहां पे आपको आपके अकॉर्डिंग, उस पर्टिकुलर एग्जाम के अकॉर्डिंग, उसके लेवल का फिर आपसे पेपर डिस्कस किया जाएगा, आपसे पेपर दिया जाएगा। लेकिन सीईटी का जो लेवल होगा, अभी फॉर एग्जांपल कोई एसएससी का बच्चा है और एक बच्चा रेलवे का है,
जिसने हो सकता है रेलवे इसलिए चूज कर लिया कि इंग्लिश ना पढ़ना पड़े, इसलिए रेलवे हम चूज कर लेते हैं। तो वहां पर मैं उन रेलवे के बच्चों से या अदर एग्जाम्स के बच्चों से जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है कहना चाहूंगा कि आप घबराइए बिल्कुल भी नहीं। जो लेवल का आपका एसएससी सीएचएसएल में भी इंग्लिश आती है ना, उससे भी इजी लेवल की सीईटी में इंग्लिश आएगा, जो प्रीलिम का पेपर होगा, आप उसको इजिली क्रैक कर लोगे। आप 3 से 4 महीने आसानी से कोई भी क्लासेस करके, सेल्फ स्टडी करके भी आप इंग्लिश का लेवल क्रैक कर जाओगे। मेन जो फाइट है ना, जब सीटी क्वालिफाई करने के बाद आप बैंकिंग चूज करोगे तो बैंकिंग लेवल की जो इंग्लिश आती है तब आपको देना पड़ेगा, या एसएससी चूज करोगे तो एसएससी लेवल की इंग्लिश को फाइट करनी है। तो बिल्कुल घबराए नहीं, परेशान ना हो। इंग्लिश के लिए आपको यहाँ पर पूरी क्लासेस भी मिलेगी, और जो भी क्लासेस आप यूट्यूब पे या अनअकैडमी पे चल रही है उन क्लासेस से भी आप इजिली क्रैक कर जाओगे। आपका वो डर खत्म होगा, जीरो होगा डर, और इंग्लिश जरूर क्रैक होगा। ठीक है सर, तो हम आपकी तरफ से बच्चों को ये अश्योर कर सकते हैं कि आप उस लेवल का पढ़ाएंगे कि आप रेलवे वाले हों या बैंक वाले, आपको अपने हिसाब की जानकारियां वहां प्राप्त हो जाएंगी। अब चलते हैं हम वरुण सर के साथ में। वरुण सर, स्वागत है आपका। वरुण सर, सवाल है आपसे कि जैसे अभी इंग्लिश के साथ जो दुविधा थी कि भाई इंग्लिश किसी एक एग्जाम में है, वही काम आपके स्टैटिक जीके के साथ भी है। स्टैटिक जीके आपका रेलवे में आता है, स्टैटिक जीके एसएससी में आता है, लेकिन वो बैंकिंग में नहीं आता है। करेक्ट सर। तो अभी तक जिस बच्चे ने बैंकिंग को ध्यान में रख करके 3-4 साल तैयारी कर रखी है, या फिर वो लगातार रैंक इंप्रूव कर रहा है, अब अचानक उसे सीईटी के माध्यम से उस दिशा में जाना होगा, और वो जीरो से, क्योंकि उसने अभी तक स्टैटिक जीके छोड़ ही रखा था क्योंकि उसने बैंकिंग को अपनी दिशा पकड़ी हुई थी, उसे तारीखें रटने में बड़ी दिक्कतें आती थी, कानून पढ़ने में दिक्कत आती थी। तो सर, आप कैसे ऐसे विद्यार्थी को टारगेट करेंगे और कैसे उसे बताएंगे कि हाँ भाई, मेरे पास वन शॉट सॉल्यूशन है इस चीज का? बताएं सर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो हमारे जो स्टूडेंट हैं वो इस टाइम पर मेरी इस बात पर आप लोग ध्यान देना। एक्चुअली है क्या सर कि कई सारे स्टूडेंट इस टाइम पर मुझे ये पूछते हैं, जैसे कि करंट अफेयर के थ्रू बहुत सारे आईबीपीएस के स्टूडेंट हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं। उनका इस टाइम पर सर यही कंसर्न है कि सर अब क्या सीईटी आएगा तो क्या मुझे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस पढ़ना पड़ेगा, एज यू टोल्ड मी अबाउट स्टैटिक जीके, कि हाँ स्टैटिक जीके कंसर्न होगा। तो उनका ये पूछना होता है कि सर क्या अब हमें स्टैटिक जीके भी पढ़ना होगा। और इसी तरीके से हमारे एसएससी वाले जो स्टूडेंट है वो ये पूछते हैं सर क्या अब हमें बैंकिंग भी पढ़नी होगी। तो खैर एसएससी वालों के लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बैंकिंग कितना है, स्टैटिक पोर्शन है। लेकिन हाँ, अगर ऐसा हो जाता है तो कहीं ना कहीं बैंकिंग वालों के लिए जाहिर सी बात है सिलेबस बढ़ जाएगा, और ज्यादा बढ़ेगा, अच्छा खासा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सर आपको भी पता है जीएस क्या है। जीएस इज लाइक एन ओशियन, एक समुंदर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उससे वो मोती हमें निकालने होते हैं कि जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। वरना जीएस तो इतना वास्ट है कि पढ़ते रहो और फिर एग्जाम में आए या ना आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हमारा जो विजन होता है वो ये होता है यहाँ पर कि हम स्टूडेंट को वो सिलेक्टेड कंटेंट दे सकें। यही एक रीजन है कि अगर लॉजिकली देखा जाए तो हम सबसे पहले ये देखें कि आईबीपीएस में, एसएससी में और रेलवे में हमें म्यूचुअल थिंग क्या मिल रही है, यूनिक क्या है हमारा कंटेंट। तो हमारे पास आंसर निकल के आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर वो यूनिक चीज है जो कि इन तीनों पैरामीटर में बराबर से पूछी जा रही है। साथ में सर ये भी हमें ये देखना होगा कि करंट अफेयर का लगातार वेटेज बढ़ता चला जा रहा है। बैंक में तो खैर 40+ पूछी जाती है 50 में से, लेकिन एसएससी में भी बढ़ा हुआ है। आज की डेट में एसएससी में हर शिफ्ट में 6 से 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन करंट अफेयर से देखने को मिल रहे हैं। कई तो शिफ्ट ऐसी भी है जिसमें 12 से 13 क्वेश्चन भी पिछले साल देखने को मिले। तो जब इस लेवल तक वेटेज करंट अफेयर का बढ़ चुका है तो मेरा स्टूडेंट को इस टाइम पर यह कहना है कि देखो घबराने वाली बात नहीं है, तैयारी करने वाली बात है कि हमें उस लेवल तक अपनी तैयारी करके रखनी है। अब है क्या कि मैं, इसका मतलब ये नहीं कि आज ही से बैंकिंग एस्पिरेंट हिस्ट्री पॉलिटी लेकर बैठे, लेकिन हाँ यहाँ पर ये लोग ध्यान रखें कि करंट अफेयर पर अब और ज्यादा फोकस करना होगा। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस में अभी स्कोर नहीं कर पा रहे हो, अगर वो आपके लिए कुछ ऐसी नई चीज है जो कि आपके दिमाग में नहीं बैठती है, तो अब यहाँ पर डू एंड डाई वाली सिचुएशन हो जाएगी अगर आप करंट अफेयर पे स्कोर नहीं करो। तो करंट अफेयर को सबसे पहली चीज पकड़ के चलना है। दूसरी चीज, यही एक रीजन है कि मैं ब्रह्मास्त्र बैच में करंट अफेयर ही पढ़ा रहा हूं, क्योंकि करंट अफेयर एक म्यूचुअल टॉपिक है इन तीनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब तीसरी चीज क्या करनी है कि जैसा कि अभी मैंने बोला कि जीएस में बहुत सारा कंटेंट है। एक हमारा स्टूडेंट होता है जो 5-5 साल से, 10-10 साल से यूपीएससी की पढ़ाई मुखर्जी नगर में करता रहता है, उसका एग्जाम नहीं निकलता। एक स्टूडेंट होता है जिसका 2 साल में भी एग्जाम निकलता है, 3 साल में निकलता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका पहले अटेम्प्ट में भी निकलता है।
बात ये नहीं है कि 2 या 3 साल की, सिर्फ डिफरेंस ये है कि एग्जाम निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। एग्जाम निकलने और ना निकलने के बीच का एक डिफरेंस होता है कि क्या हम जीएस में वो कंटेंट पिक कर पा रहे हैं, या अगर हमने कोई भी बुक उठा ली और उस बुक को हमने पढ़ना शुरू किया एक तरफ से, ऐसा नहीं होने वाला। हमें जीएस में कंटेंट पिक करना आना चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ यार, बेसिक्स पर ध्यान दो। आपको भी सर पता है, स्टूडेंट आज के टाइम पर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स की तादाद ऐसी बढ़ गई है जो कि रेयर क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस करते हैं। उन्हें लगता है कि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि हम स्टेट पीएससी का क्वेश्चन कर लेंगे तो आज तो मैंने मतलब ऐसा कर दिया कि अब तो मेरा एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। ऐसा नहीं है। मेरा कहना है आप पहले कॉन्क्रीट टॉपिक्स को अपने कवर करो। जैसे कि हमें पता है जब फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आएंगे तो फंडामेंटल राइट हमारा क्यों नहीं क्लियर है। जैसे कि हमें पता है कि सोलर सिस्टम से क्वेश्चन बनेगा तो वो क्यों नहीं क्लियर है। हमें पता है कि मुगल से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो क्यों नहीं क्लियर है। ये कॉन्क्रीट टॉपिक्स पकड़ के चलो तो आपकी स्टडी चाहे जीएस जितनी बड़ी हो, हम अगर उसको 2 से 3 महीने में कवर करा देते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे पास ऐसा कंटेंट है कि हम दे सकते हैं। तो गाइस बस यही पर कहना है इतना ही कि ब्रह्मास्त्र बैच में करंट अफेयर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, तो इस बैच से आपको आगे के लिए फायदा मिलेगा। मैं आपकी बात को अगर कंक्लूड करूं सर, तो उससे कंक्लूजन ये निकल के आता है कि रादर देन 100% पढ़ने के आप 80% भी पढ़ रहे हैं, उसको 100% पढ़िए तो डेफिनेटली ज़्यादा अच्छी स्ट्राइक रेट निकल के आएगी और आप अपने एग्जाम ओरिएंटेशन में बहुत अच्छी तरह से इसके स्कोप कर पाएंगे। बहुत सही पॉइंट रखा सर आपने। अब चलते हैं हितेश सर के पास में। हितेश सर, आप तो हर तरफ हैं, बैंकिंग में भी हैं, रेलवे में भी हैं, एसएससी में भी हैं, और मतलब गजब चीज़ तो ये हो जाने वाली है कि आपके पास में स्कोप सब तरफ का है क्योंकि आपको अनुभव हर तरफ का है। तो ऐसी स्थिति में आप एक सीईटी वाले बैच को ध्यान में रख करके, क्योंकि भविष्य में अब आप जैसे अनुभवी लोगों के माध्यम से ही ये पता चलेगा कि दिशा क्या होने वाली है, तरीके क्या होने वाले हैं, तो आप बताइए सर कि कैसे आप करने वाले हैं, मतलब एग्जाम की तैयारी को दिशा कैसे देने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो बात ये है कि सीईटी को लेकर भ्रम बहुत ज्यादा है। तो पहले क्लियर स्टूडेंट को ये होना पड़ेगा कि 10th 12th और ग्रेजुएशन 3 सेपरेट चीजें यहाँ पे मौका मिल रहा है। वो एक सर्टिफिकेट का 2 साल वैलिडिटी है और हर 6 महीने में एग्जाम अगर सरकार लेती है तो आपके पास ये चांस होता है कि अगर आपका एक बार अगर अच्छा नहीं हो पाया तो अगली बार आप अच्छा कर लोगे। दूसरी बात ये है कि सिलेबस कुछ नहीं बदल रहा है। हर एग्जाम का जब सिलेबस आता है, अगर बच्चे गौर को देखते होंगे तो लास्ट में एक वर्ड होता है ETC एक्सेट्रा, वो अभी भी लिखते हैं और उसका मतलब वो कुछ भी पूछने के लिए स्वतंत्र है। वो जो दिए हुए हैं उसी से पूछेंगे, उसकी गारंटी होती नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रीजनिंग मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता था, बैंक भी पढ़ा रहा था, और जब मैं वाईफाई स्टडी में आया 2018 में तो स्टार्टिंग से मैं बैंक भी पढ़ा रहा था, फिर एसएससी में गया, रेलवे में बच्चों को जॉब दिलवाई। तो सारे बच्चों का जो सिलेबस है, बैंक बिल्कुल अलग है, एसएससी रेलवे थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, तो डरने की यहाँ पर कोई बात नहीं होगी। और दूसरी बात जो संदीप सर ने बोला कि भाई तुम जब पहला पड़ाव क्लियर करोगे तब दूसरे पड़ाव के बारे में सोचोगे, उसके लिए तुम्हें समय मिलेगा। तो रीजनिंग की जहां तक बात करें तो बेसिक से हम लोग अगर पढ़ लें, चाहे वो बैंक हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे, 3 महीना काफी होता है। अगर तरीके से पढ़ोगे तो 3 महीने में प्रीलिम्स का तो कोई भी भारत के किसी भी एग्जाम का रीजनिंग आप निकाल सकते हैं। मेंस की बात बची अगर, तो पीओ का रीजनिंग सबसे ज्यादा, अगर हम कैट, आजकल जो एसबीआई का एग्जाम हो रहा है वो कैट के सिमिलर हो गया, तो वहां पर जाकर आप फिर सेपरेट जो है चीजें सोचना शुरू करोगे। स्टार्टिंग में आपको ये सोचना है कि जो हम पढ़ रहे थे उसी को पढ़ना है, और थोड़ा बहुत जो इग्नोर कर रहे थे, जो थोड़ा बहुत सिटिंग अरेंजमेंट से भाग रहे थे, भाई उसको भी देख लेंगे, पजल से भाग रहे थे, डर लग रहा था, उसको भी देख लेंगे। तो हमें ऐसा लगता है कि 85% चीजें ये लोग पढ़ ही रहे थे, 10-15% चीजें ऐड होने वाली है। क्योंकि अभी एक बार एग्जाम हो जाएगा तो ज्यादा चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। अभी हम लोग ऐसे हैं कि हम अपने अनुभव पे बात कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि 90 to 95% जो हम लोग बोल रहे हैं उसी से आना है, क्योंकि इससे बाहर क्या ही करेंगे वो। जीएस को अगर छोड़ दें सर तो सूर्य की रोशनी जहां तक है वहां तक जीएस है, उसके अलावा एक्सपेरिमेंट वो मैथ्स में क्या करेंगे, रीजनिंग में क्या करेंगे, इंग्लिश में क्या करेंगे। क्वेश्चन जहां से है वही घुमा फिरा के दे सकते हैं, या तो बहुत पहले जो पूछा जाता था वो उठा के दे देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत है। बस कॉन्फिडेंस रहो और अपने अंदर बस ये सोच के रखो कि जो पढ़ रहे थे उसको और अच्छे तरीके से पढ़ें, जो सर लोग बता रहे हैं। हाँ, लेकिन 10 जगह भटकाओ मतलब अपने अंदर, जिनसे भी पढ़ो तरीके से पढ़ो, चीजों को फॉलो करो, जिन्होंने कुछ कह दिया उसके पीछे में भाग जाओ। जी सर। तो सर मेरा मतलब आपने जो बात कही है बस ये कंक्लूड ऐसे की जा सकती है कि सब जगह मत भागो, एक जगह कर लो, और एक जगह का इलाज आप सब लोगों ने मिलकर के ब्रह्मास्त्र में दे ही दिया है। तो अभिनय सर से पूछना चाहूंगा, सर ये ब्रह्मास्त्र कब छूटने वाला है? सर ये बैच 2 नवंबर से आ रहा है जी। 2 नवंबर से बैच आ रहा है, और जो सर ने अभी बात की वो एकदम सच बात की। सर देखिए, सचिन तेंदुलकर
का जो कोच था, सचिन तेंदुलकर को भी मेंटर की जरूरत थी, और उससे बेहतर भी बहुत कोच दुनिया में रहे होंगे। तो कोच से विद्यार्थी का जीवन डिसाइड नहीं होगा, वो जिस भी टीचर से पढ़ रहा है उसको ट्रस्ट करके उसके बताए हुए रास्तों पे चलने से काम चलेगा। आप पूछते रहो, आपसे पूछ लेगा बच्चा कि सर स्ट्रेटेजी बताओ, हमसे पूछ लेगा, बस स्ट्रेटेजी सब जान लेगा, बट स्ट्रेटेजी पे चलना नहीं। तो यही बात मैं भी कहता हूँ कि बच्चे एक ही जगह टिक के अगर मेहनत करें, एक ही रास्ते पे वो पेशेंस रखें, धैर्य रखें, वो क्या करते हैं बार बार यू टर्न मारने लगता है, अरे एसएससी में थोड़ा सा पढ़े, अरे चलो बैंक की तरफ चलते हैं। तो सीईटी इसलिए भी होगा कि अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, एक ही दिशा में आपको चलते जाना है। और इसीलिए ब्रह्मास्त्र बैठते कि अब टीचर्स को इतना तो पता ही है कि भाई हम क्या क्या पढ़ाएंगे। हमें 1% इसमें डाउट नहीं होता कि यार क्या आएगा सीईटी, 1% भी डाउट नहीं है, हमें पता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वही आएगा। एक आध टॉपिक कम हो सकता है, एक बार ज्यादा हो सकता है। आप देखेंगे सर, जैसे सर ने सिलेबस वाली बात कही थी, एग्जैक्ट इन्होंने ये लिखा हुआ है अपने सिलेबस में कि हम रेगुलर पॉलीगन पूछेंगे, है पवन सर, और ये उसके अलावा कितनी बार इर्रेगुलर पॉलीगन पर सवाल पूछते, जबकि स्पेसिफिक इन्होंने किया हुआ है कि रेगुलर पॉलीगन। तो सिलेबस तो एक ही है, बस बना देते हैं एक सर्कल कि भाई इसके आसपास आप भटकते रहो। जैसे हमें अगर 2 किलोमीटर की सीपीओ की रेस दौड़नी है तो तैयारी 3-4 की करके चलनी पड़ेगी, वो वाली। चलिए सर, तो पवन सर थोड़ा सा आप भी एक बात पर प्रकाश डालिए कि आप लोगों ने बहुत अच्छे लेवल पे, अभिनय सर, आप और मतलब बड़े बड़े दिग्गज हैं, आप मार्केट में लंबे समय से उपलब्ध हैं सर। एसएससी के बारे में कहा जाता है कि मैथ्स का लेवल काफी टफ होता चला जाता है मेंस तक पहुंचते पहुंचते। तो क्या सर इस बात से रेलवे वालों को डरने की जरूरत है क्या कि पता नहीं उनका क्या होगा? ये जो सिर्फ और सिर्फ जो भी स्टूडेंट इसमें सर फायदा है अपने को, सीईटी वाले स्टूडेंट को बहुत ज्यादा फायदा है। सबसे पहली बात तो आज तक जो स्टूडेंट बैंक की तरफ था उसको हमेशा बैंक में ही रहना पड़ता था, वो एसएससी के बारे में कभी सोचता भी नहीं था। और दूसरा, रेलवे वाला स्टूडेंट कभी भी एसएससी के बारे में सोचेगा ही नहीं जब तक वो उसकी तैयारी सिर्फ और सिर्फ रेलवे की ही तैयारी करता रहता है। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले आप लोग जो भी पढ़ना चाहते हो, अपना सिलेबस हमें पता है कि मैथ्स में अर्थमेटिक आना है, मतलब अर्थमेटिक आना है। 2 नवंबर से जो बैच शुरू होगा, चाहे आप लोग रेलवे हो, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी हो, अर्थमेटिक या एडवांस मैथ्स के भी काफी सारे टॉपिक इसमें आने हैं। तो मैं प्रत्येक स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ एक ही बात समझाना चाहूंगा कि कोई भी टॉपिक पकड़िए आप लोग, ना तो उसको रेलवे के बारे में पढ़ो, ना उसको एसएससी के बारे में पढ़ो, और ना उसको बैंक के बारे में पढ़ो। उसको सिर्फ उस कंप्लीट टॉपिक को कम से कम आप लोग 200 के अप्रोक्स क्वेश्चन उसमें लगा लीजिए। उसके बाद आप लोग को बैंक का पेपर उठाना है या रेलवे का पेपर उठाना है या आप लोगों को कोई भी और पेपर उठाना है, एसएससी का पेपर उठाना है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस लगाइए आप, वो आपसे खुद से क्वेश्चंस होना शुरू हो जाएंगे। एक बात मैं और प्रत्येक स्टूडेंट को बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग किसी भी टॉपिक के 200 क्वेश्चंस कर लेते हो और फिर आप लोग सोचते हो यार हमें टीचर ने भी पढ़ा दिया है, हमने खुद ने भी पढ़ लिया है, और अब हम लोग जाकर क्या करते हैं, वो बच्चा मार्केट में जाता है, किसी दूसरे स्टूडेंट से पूछता है यार मुझे कोई अच्छी सी बुक बताओ। तो अब अगर हम लोग किसी भी एक ठीक ठाक जो स्टूडेंट साल भर से या 6 महीने से तैयारी कर रहा है, आप लोग उसके घर पर अगर जाकर देखें हम लोग, तो कम से कम उसके पास 20 बुक 20 बुक्स उसके पास मिल जाएंगी, लेकिन कोई भी बुक उसने एक बार भी अच्छे से नहीं पढ़ी है। किसी भी, अगर आपको कोई भी टॉपिक क्लियर करना है और उस टाइम के अंदर अगर करना आपको लगता है कि मेरा जो पेपर है वो 2 आवर्स का है और मुझे 100 क्वेश्चंस आने और 100 के 100 क्वेश्चंस अगर करने हैं, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, आप 5 बुक को एक बार पढ़ने के बजाय आप एक बुक को 5 बार पढ़िए, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और अगर एक बार वो 5 बार अगर वो पढ़ लिया है, उसके बाद 5 बार करने के बाद आप कोई भी बुक पढ़िए, कोई भी नोट्स पढ़िए, या किसी भी एग्जाम में आप कोई भी क्वेश्चन कीजिए, वो आपसे खुद से होना शुरू हो जाएगा और उससे उस स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। नहीं तो दिक्कत क्या होती है, एक बार पढ़ा। जी सर, ठीक है सर। तो मतलब वही आप सब गुरुजनों की बातों का कंक्लूजन अगर निकाला जाए तो मुझे लगता है कि जो आप लोगों ने ब्रह्मास्त्र बैच प्लान किया है अनअकैडमी पर सीईटी के लिए, जो कि जल्दी ही एसएससी कैटेगरी में आने वाला है, तो मेरा मानना है सर कि आप अपने इन्हीं एक्सपर्टाइज को उस विशेष रूप से परीक्षा के लिए, जो कि एक साथ 3-3 जॉब के लिए एलिजिबल बनाएगी, उसके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। मुझे लगता है कि अब तक जो विद्यार्थी केवल बैंकिंग में अटक के तैयारी कर रहा था, अब उसे एसएससी के द्वार भी खुल गए, रेलवे के द्वार भी खुल गए, एक साथ अब वो 3 एग्जाम एक साथ डायरेक्ट हो सकता है। ज्यादा प्रोबेबिलिटी बन गई है कि वो एग्जाम में सक्सेसफुल हो जाए। बहुत ही प्यारी प्यारी बातें आज निकल के आई। वरुण सर के अनुसार जो बात निकल के आई कि 100% चीज पढ़ने की जगह 80 को 100% पढ़ लो। आपने कहा 10 किताबें पढ़ने की जगह 1 को 10 बार पढ़ लो।
अभिनय सर ने कहा कि भाई दिशाएं सब जगह जाने की कितनी भी हो, लेकिन अल्टीमेटली रूट शॉर्टेस्ट होगा और उसके लिए कोच बेहतर होगा तो आप परिणाम तक पहुंच ही जाएंगे। तो आपके इतने अच्छे अच्छे अनुभव हम सबको प्राप्त हुए और ये सौभाग्य है कि आज वाईफाई स्टडी पर जो विद्यार्थी आपको देख रहे हैं वो जल्दी ही आपके बैच में उपस्थित होंगे। अनअकैडमी पर जो आप जल्दी ही लाइव लेकर के आ रहे हैं और उसके बारे में डिटेल पूरा, जिस बैच का नाम ही ब्रह्मास्त्र रखा गया है और डेडिकेटेडली सीईटी के लिए जो आ रहा है, उसका लिंक हमने विद्यार्थियों के लिए सर इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो शीघ्र ही मुलाकात होती है अनअकैडमी पर शुरू होने जा रहे सीईटी के बैच के लिए और उसके रजिस्ट्रेशंस ओपन हैं। आप लोग जाकर के इसके डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उस कोर्स की डिटेल जान सकते हैं। और जो वर्तमान में उपस्थित टीचर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि इस समय क्लास ले रहे हैं, जो आज की इस मीटिंग में नहीं आ सके, तो उनसे भी आपको मुखातिब होना होगा। और मैं साथ में हूं आपके हर विषय के साथ में, जहां जहां गुरुजन मुझे कहेंगे कि सर आप भी इधर इस चीज को पढ़ा दीजिए, मैं वहां उपस्थित हो जाऊंगा। तो चलिए सर, इसी नोट के साथ में अपन विद्यार्थियों की शुभ शुभ शुभकामनाओं को लेते हुए और उन्हें शुभाशीष देते हुए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी शिक्षक गणों का, आप सबने विद्यार्थियों को प्रकाशमान किया। थैंक यू सो मच सर।